हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालती अपनी बहू कनिका को अपने साथ पड़ोसन के घर उसकी बहू निशा की गोद भराई में लेकर जाती है, जहां मालती तो अपनी पड़ोसनों के साथ गप्पे मारने में बिजी हो जाती है और कनिका जाकर निशा के पास बैठ जाती है, जहां निशा कनिका की साड़ी देखकर उससे कहती है, अरे कनिका, ये तो वही साड़ी है ना जो तुमने मेरी शादी पर भी पहनी थी। अच्छे से याद है मुझे, जब स्टेज पर तुम फोटो खिंचवाने आई थी और इस साड़ी का पल्लू मेरे चूड़े में अटक गया था। हाँ, ये वही साड़ी है और तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है। तुमको मेरी साड़ी इतनी पसंद आई थी क्या, जो तुमने इसका कलर डिजाइन सब अपने दिलो दिमाग में बसा लिया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरी शादी में तुमसे पुरानी साड़ी में कोई और मेहमान नहीं था ना, इसलिए याद है। और देखो, ये साड़ी तो मुझे जब भी पुरानी लगी थी और अब तो इसका रंग और भी फीका हो गया है। कनिका निशा की बात सुनकर सर शर्म से झुका लेती है और कुछ ही देर में उस पार्टी से चली जाती है। कुछ देर में जब मालती घर आती है तो वो कनिका से उसके जल्दी आने का कारण पूछती है। बहू, क्या हो गया? तू जल्दी चली आई पार्टी से। अरे गुलाब जामुन और गाजर का हलवा तो खा आती, बाद में आया था वो। माँ जी, मैंने अपनी बेइज्जती का तमाचा खा लिया था, इसीलिए और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। क्या मतलब तेरा? किसने तेरी बेइज्जती करी और क्यों करी? जिसकी पार्टी में गए थे उसी ने, वो भी मेरी साड़ी के चलते। निशा पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि ये वही साड़ी है ना जो तुमने हमारी शादी में पहनी थी, और वो ये भी बोली कि ये साड़ी तभी इतनी पुरानी थी तो अब कितनी पुरानी हो गई होगी। अब उसे क्या बताऊं कि मेरे पास गिनती की 5 साड़ियां हैं। साल भर में मेरे पति और सास ने मुझे एक नई साड़ी नहीं दिलाई। अरे बहू, ऐसे बातों को दिल पर नहीं लेते। ये हमारे पड़ोसी तो है ही जल कुकड़े। कोई बात नहीं, हम आगे से उनकी पार्टी में जाएंगे ही नहीं। इतना बोलकर मालती तो बात को टालते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन कनिका के मन में गुस्सा भरा ही रहता है। शाम को जब उसका पति आकाश घर आता है तो कनिका उसको पानी देते हुए कहती है, आ गए आप? सुनिए ना, कितना टाइम हो गया, हमने शॉपिंग नहीं की है ना, और मैंने कोई नई साड़ी भी नहीं ली है। प्लीज एक नई साड़ी दिला दो। पागल हो क्या? तुमको तो पता है घर की EMI भरने में मेरा दिवाला निकल रहा है, उस पर घर का खर्चा। अभी ये साड़ियाँ वाड़ियाँ लेने के लिए फालतू पैसा नहीं है मेरे पास। ये फालतू है? मेरा साड़ी खरीदना फालतू है? अरे मेरे पास गिनती की 5 साड़ियाँ हैं जिन्हें मुझे आने जाने में भी पहनना है, घर में भी पहनना है। मैं किसे रखूं और किसे पहनूं, तुम ही बता दो। तो क्या यार, ये इतनी जरूरी चीज नहीं है, और लोगों के पास तो 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, फिर भी तुम्हारे पास तो 5 साड़ियाँ हैं। इतना बोलकर आकाश पानी पीकर कमरे में चला जाता है और कनिका मुंह सुजाते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। एक शाम कनिका मार्केट जाने के लिए घर से निकलती है तो देखती है कि उसके निकलते ही सामने पड़ोस की औरतें उसे देखकर खूब हंसने लगती है। ये देखकर वो उनके पास जाती है और अपनी पड़ोसन विमला से कहती है, क्या हुआ विमला आंटी, बड़ा खिलखिलाकर हंस रही हो सबके साथ बैठकर? मेरी शक्ल पर कोई जोक लिखा है क्या? अरे नहीं नहीं कनिका बहू, वो क्या है ना, मैंने गली की बाकी पड़ोसनों के साथ शर्त लगाई थी कि आज तुम नीली साड़ी ही पहनोगी, क्योंकि मुझे तो अब याद हो गया है कि तुम किस दिन कौन सी साड़ी पहनती हो। गिनती की 5 ही साड़ियाँ तो हैं तुम्हारे पास, उसको तुम सोमवार से लेके शुक्रवार तक एक एक दिन पहनकर निकालती हो। मेरी साड़ी पर नजरें जमाने से तो अच्छा है आप अपने घर में नजरें घुमा लो। मेरे पास 5 साड़ियाँ जरूर है और मैं उनको पहनने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन पीछे देखो, तुम्हारी बहू की तरह साड़ी को रस्सी बनाकर घर से भागने के काम तो नहीं करती। विमला कनिका के कहने से जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसको बालकनी से अपनी बहू साड़ी की रस्सी बनाकर भागते हुए दिखती है। ये देखकर विमला उसको रोकने के लिए भागती है और कनिका मार्केट सब्जी लेने के लिए चली जाती है और वहाँ से आकर गुस्से में सब्जियाँ पटकते हुए वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, अब तो पड़ोस ने भी मेरी इन 5 साड़ियों के चलते मुझे ताने मारती है और शर्त लगाती है कि आज ये वाली साड़ी पहनेगी तो आज वो वाली साड़ी पहनेगी। अरे बहू, तो ये अच्छी बात है ना कि तू हमारे पड़ोसियों में कितनी फेमस है। माँ जी, आप ना बस ऐसी बातें करना, कभी मेरा दुख मत समझना।
कनिका इतना बोलती ही है कि तभी उसके दरवाजे पर धोबन कजरी अपनी कपड़ों की गठरी लेकर आती है और अंदर आकर नीचे रखते हुए कहती है, अरे कनिका भाभी, जरा पानी पिला दो। धूप में पूरे मोहल्ले के घर के कपड़े दे देकर गला सूख गया है, लेकिन कोई जालिम पानी तक नहीं पूछता। ठीक है, रुक, अभी लेकर आती हूँ। कनिका रसोई से ठंडे पानी का एक गिलास लाकर कजरी धोबन को देती है और फिर उसकी गठरी पर नजर मारती है जिसमें कुछ पुरानी साड़ियाँ थी। ये देखकर कनिका बिना पूछे नहीं रह पाती और उससे कहती है, अरे कजरी, ये क्या है? ये पुरानी साड़ियाँ किसने धोने को दी है? अरे भाभी, किसी ने धोने के लिए नहीं दी, बल्कि मोहल्ले की कुछ भाभीयों ने पुरानी साड़ी दी है मुझे पहनने के लिए, जो उनके काम की नहीं रही। अब आप तो कुछ देती नहीं, ना मुझसे कोई महंगी साड़ियाँ धुलवाती हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आ जाती हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं कजरी, अगले महीने मैं भी तुझे एक आधी पुरानी साड़ी दे दूंगी। अरे भाभी, तो फिर आप क्या पहनोगी? बुरा मत मानना, पूरा मोहल्ला जानता है कि आपके पास गिनती की 5 ही साड़ियाँ हैं। अगर आप उनमें से भी 1-2 मुझे दे देंगी तो फिर आपके पास क्या बचेगा? खैर चलो, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर कजरी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कनिका के दिल पर छुरियां चलने लगती है कि अब एक धोबन भी उसे उसकी 5 साड़ियों के चलते बोलकर चले गई। शाम को जब आकाश घर आता है तो वो अपनी पत्नी कनिका से बड़े प्यार से कहता है, कनिका जान, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या है? वो कल शाम को ना मेरे बॉस ने पार्टी रखी है और तुमको साथ चलना है। क्या करूं? इन्होंने मुझे साड़ी तो दिलाई नहीं है। अब मैं क्या अपनी उन 5 पुरानी साड़ियों में से एक साड़ी पहन के जाऊंगी? जब सब बोलेंगे ना इनको कि इनकी बीवी कैसी है, पुरानी साड़ी पहन के आई है, तभी अकल आएगी इनको। क्या सोच रही हो? देखो, कल मुझे प्रमोशन मिल सकता है, इसलिए कोई गड़बड़ मत करना। आकाश इतना बोलकर कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब वो काम से घर आता है तो कनिका एक अलग ही रंग बिरंगी सी साड़ी में होती है। वो समय ना होने पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता और तैयार होकर उसके साथ पार्टी के लिए निकल जाता है। पार्टी में पहुंचकर वहां आई सभी औरतें कनिका की साड़ी देखकर उसकी तारीफ करती है। वहां आकर आकाश तो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है, लेकिन पार्टी में कनिका की पड़ोसन निशा भी अपने पति के साथ आती है, जो कनिका को एक नई और अलग सी साड़ी में देखकर कहती है, अरे ये क्या कनिका, नई साड़ी पहनकर आई हो पार्टी में? लगता है उन 5 साड़ियों के अलावा भी तुम्हारे पास एक साड़ी आ गई। नहीं, मैंने कोई नई साड़ी नहीं ली, बल्कि अपनी उन्हीं 5 साड़ियों को काट काट कर एक नया लुक दे दिया। मेरे पति के पास भले ही पैसे ना हो मुझे नई साड़ी दिलाने के लिए, लेकिन उनके पास प्यार बहुत है मेरे लिए, और किसी नई साड़ी से ज्यादा कीमती मेरे लिए मेरे पति का प्यार है। और आज उनकी इस ऑफिस पार्टी में मैं किसी पुरानी साड़ी में आकर उनकी इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये अपनी पुरानी साड़ियों से एक नई साड़ी बना ली। कनिका की ये बात वहाँ सिर्फ निशा ही नहीं बल्कि पार्टी में मौजूद सभी लोग सुन रहे थे, जो कनिका की इस बात पर उसके लिए तालियां बजाते हैं। साथ ही आकाश के बॉस आकाश की पत्नी धर्म से प्रभावित होकर आकाश को सबके सामने प्रमोशन देते हैं, जिससे खुश होकर आकाश बोलता है, भले ही मेरी पत्नी ने लाख बार मुझसे नई साड़ी के लिए क्यों ना बोला हो, लेकिन आज उसने यहाँ मेरी इज्जत रख के ये साबित कर दिया कि पत्नी ही सच्ची साथी होती है और जो एक मर्द का उसके अच्छे और बुरे समय में साथ देती है। शुक्रिया कनिका, और अब मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर महीने एक नई साड़ी दिलाऊंगा। आकाश की इस बात पर सभी तालियां बजाते हैं और आखिरकार कनिका अपनी साड़ी ना दिलाने का बदला भूलकर अपने पति की इज्जत का सोचकर उसके साथ अच्छे से बनकर आती है, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये 5 साड़ी वाली बहू की कहानी? हमें कमेंट करके बताइए। अरे यार, तुम सब कब आओगे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यार 5 मिनट और रुक ले, मैं जैस्मिन के साथ पहुंच जाऊंगी वहीं पर। पागल
पागल हो गई हो क्या दोनों? यार कितने लड़के खड़े हैं यहाँ पर, मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। तुम आ रही हो या मैं घर वापस जाऊँ? अरे यार धीरज रख, आ रहे हैं हम बस। कौन सा धीरज, किसका धीरज? यार तुम तो बड़ी चालू हो, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को भी बुला लिया और मुझे बताया भी नहीं। अबे गधी, पेशेंस, सब्र करने को कह रही थी मैं। ये ले, आ गई कॉल काट, सामने देख मुझे। रोशनी सामने देखती है कि उसके आगे एक कार खड़ी है जिसमें उसकी दोनों फ्रेंड्स जैस्मिन और श्रेया हैं और वो उसी कार में बिठा लेती हैं। यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू कार लेकर आ रही है? हमने सोचा कार से ही चलते हैं तीनों घूमने और फिर मजे करेंगे पूरे दिन और जल्दी भी आ जाएंगे। हाँ, हम घूमेंगे फिरेंगे और फिर अपने फेवरेट चिली पटेटो खाएंगे। ओहो बेटा, वो हमारी नहीं तेरी फेवरेट चीज है, चिली पटेटो। हाँ हाँ, तुम दोनों को तो पता ही है ना कि मुझे चिली पटेटो कितने पसंद है। हाँ पता है, और इसीलिए तेरे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। और बात करते करते तीनों एक मॉल में पहुंच जाते हैं और वहां खूब सारी शॉपिंग करते हैं, साथ ही मूवी भी देखते हैं। और कुछ ही देर के बाद तीनों खाना खाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाती हैं, जहां वेटर के आते ही रोशनी फटाक से बोलती है, वेटर मेरे लिए सेजवान चिली पटाटो, एक हनी चिली पटाटो, गार्लिक चिली पटाटो जल्दी से लेकर आओ। ये सब हम मिलकर खाएंगे? नो नेवर, कभी नहीं। अपना अपना खाओ, अपना अलग ऑर्डर करो तुम। वेटर, आप एक मंचूरियन और 2 लार्ज पिज्जा ले आओ, और हाँ एक मार्गरेटा और एक कैप्सिकम पिज्जा। कुछ ही देर के बाद वेटर सबके ऑर्डर्स ले आता है और रोशनी अपने चिली पटेटो खाने लगती है और खाने के बाद डकार मार देती है। इसके बाद तीनों क्लब में जाकर ढेर सारे मजे करती हैं और देर रात को अपने अपने घर लौटती हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन रोशनी शॉपिंग करके वापस घर आ रही होती है कि तभी वो अपने बॉयफ्रेंड दीपक को कॉल करती है और उससे बोलती है, दीपक तुम कब आ रहे हो? मैं दीपक नहीं हूँ, उसका फ्रेंड रघु हूँ, और जल्दी आ जाओ, दीपक का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी उसके घर आ जाओ। क्या? मैं अभी पहुँचती हूँ। रोशनी जल्दी से दीपक के घर पहुंचती है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। वो डरती हुई थोड़ा आगे बढ़ती है कि तभी एकदम से लाइट ऑन हो जाती है और जोर से पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट होते हैं। ऐसे में रोशनी देखती है कि पूरा घर लाइटिंग और डेकोरेशन से सजा हुआ है और दीपक हाथों में गिफ्ट लेकर सामने चलकर आते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा मेरा सरप्राइज रोशनी बेबी? तुम पागल हो क्या? कितना डर गई थी मैं, तुम्हें लेकर भागते भागते आई हूँ मैं। सॉरी जान, बट तुम्हें सरप्राइज भी तो देना था। आज तुम्हारा बर्थडे जो है, भूल गई ना इस बार भी पिछली बार की तरह? हाँ दीपक, और हमेशा की तरह एक बार फिर मैं अपना बर्थडे भूल गई। जल्दी केक काटना, भूख लग रही है। तुम्हें तो मैं बताऊंगी, इनके साथ रह रहकर तुम भी बिगड़ गए हो। इतना कहकर रोशनी केक कट करती है और वो दोनों को खिलाती है, जिसके बाद रघु घर चला जाता है और रोशनी अपने बॉयफ्रेंड दीपक से बोलती है, अच्छा मेरा गिफ्ट दो। हाँ हाँ देता हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए चिली पटाटो जरूर लेकर आओगे। चलो अब जल्दी से मुझे अपने हाथों से खिला दो। ये लो, खाओ और ठूसो। मुझे पता था तुम्हारे बर्थडे पर अगर ये नहीं लाया तो तुम्हारा मूड अपसेट ही हो जाना है। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम दिल्ली वापस कब आए और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ओफो, आज ही आया हूँ और मम्मी सत्संग में गई हैं। थैंक यू सो मच दीपक, अपनी रोशनी का बर्थडे इतना रोशन करने के लिए। अच्छा ये बताओ कि शादी कब कर रहे हो, या फिर मैं दूसरा हस्बैंड ढूंढ लूं? अरे नहीं मेरी जान, मैं आज पक्का कर लूंगा बात मम्मी से। इतना बोलकर रोशनी अपने घर वापस आती है। वक्त बीतता जाता है। दीपक भी अपनी विधवा माँ रितु से रोशनी के बारे में सब बता देता है, जिसके बाद वो दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं और अगले ही हफ्ते दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा देते हैं, जिसके बाद रोशनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही शादी के 2 दिन बाद रितु अपनी बहू से कहती है, बहू तूने अखबार वाले से बात कर ली? उसका हिसाब तो कर दिया ना तूने? हाँ माँ जी, मैंने सारा हिसाब अच्छे से कर दिया है। माँ जी अगर आप बुरा न माने तो
तो मैं आपको अपने हाथों से कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना चाहती हूँ। हाँ बता क्या बनाएगी? अरे पूछने वाली क्या बात है, तू बना कर ही ले आ। हाँ माँ जी ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। आप एक बार खाएंगी ना तो खाने के साथ साथ उंगलियाँ भी चाट जाएंगी। इतना कहकर रोशनी आलू काटती है और फिर सॉस रेडी करती है और जल्दी से कढ़ाई में तेल गरम करके आलू तल लेती है। इसके बाद वो सॉस डालकर उनको अच्छे से मिलाकर गर्मा गर्म चिली पोटैटो बनाती है और मन में बोलती है, हाय मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है इसे देखकर। अभी खा लूं, मन तो कर रहा है सारा, लेकिन पहले माँ जी को तो खिला दूं। वो चिली पोटैटो को एक बाउल में डालकर अपनी सास के सामने ले जाकर रख देती है और बोलती है, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चिली पोटैटो, खाइए और बताइए। अरे खाने तो दे बहू, बहुत गर्म है अभी। अरे वाह क्या टेस्टी है बहू, ला और दे दे। जी माँ जी खाइए ना। अरे बहू इसमें क्या क्या है वैसे, जरा मुझे भी तो बता दे। माँ जी इसमें मैंने आलू के साथ 2-3 सब्जियाँ और 2-4 सॉसेस मिलाई है और कढ़ाई में तल के इन्हें एकदम करारा कर दिया है, तभी तो ये इतने यमी यमी बने हैं। अच्छा तो आलू से बनता है, वैसे पकोड़े की तरह है ना? हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। समय गुजरता जाता है। सास बहू के चस्के की वजह से दीपक को भी अब रोज रोज चिली पोटैटो ही खाने पड़ते थे। इन सब से परेशान होकर वो दोनों से बोलता है, रोशनी, माँ क्या हो गया है आप दोनों को? माँ रोशनी कम थी क्या जो आपने भी चिली पोटैटो खाने शुरू कर दिए? मैं पक चुका हूँ लंच और डिनर में चिली पोटैटो खा खा कर। आप दोनों को अपनी हेल्थ की चिंता नहीं है, पर मुझे आप दोनों की है और अपनी भी। अरे बेटा ये तो आलू है, इससे क्या नुकसान होगा भला? हाँ दीपक, इसे खाने में प्रॉब्लम ही क्या है? क्या बात करनी है रोशनी तुम्हें? तुम तो वैसे भी दीवानी हो इस खाने की। डॉक्टर से पूछो एक चीज, ज्यादा खाने से कितनी दिक्कत हो सकती है, और चिली पोटैटो इतने मिर्च मसाले वाले होते हैं, नुकसान करेंगे आगे जाकर। मत खाओ आप दोनों की फिक्र है इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, इतना नहीं खाएंगे अब, खुश? और बहू तू इसे नॉर्मली खाना बना कर दियो सारा टाइम। इतना कहने सुनने के बावजूद भी उन दोनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और दोनों दीपक को बिना बताए बाहर जाकर चिली पोटैटो खाने लगती है। ऐसे ही एक रात रितु को बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस होती है और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ ही मिनटों के बाद दीपक पानी पीने के लिए जाता ही है कि उसकी नजर अपनी बेहोश माँ पर पड़ती है। वो जल्दी से रोशनी को आवाज देता है और फिर दोनों मिलकर रितु को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और काफी सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर दीपक, आपकी मदर ने कोई हाई क्वांटिटी में बाहर की चीज खाई है, शायद आलू ही हो। इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर सडनली हाई हो गया है और टेस्ट में पता चला है कि उन्हें डायबिटीज की शिकायत भी है। कुछ ही देर के बाद दीपक अपनी माँ को घर ले आता है और दीपक डॉक्टर की बात सुनकर अपनी माँ और बीवी दोनों को ही समझाता है कि चिली पोटैटो खाने के नुकसान क्या है, और इसके बाद वो दोनों सास बहू चिली पोटैटो खाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। भले ही वो कभी कभी उसे खा लेती है, लेकिन जो उनकी लत थी वो हमेशा के लिए छूट जाती है और इस तरह उनका पूरा परिवार एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। हैरी नाम का एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को कुछ पैसे दे रहा था, जिस पर वो लड़की उससे बोलती है, ग्रीटी को बस अपने ड्रेस की जरूरत है, इन पैसों की नहीं। पर ग्रीटी, ये तुम्हारी खुद की मेहनत के पैसे हैं जो तुमने इन कुछ महीनों में जेल में रहकर कमाए हैं। साहब मैं एक जोकर हूँ और जोकर का तो काम ही है लोगों को हंसाना और उनमें खुशियाँ बांटना। आप ये पैसे गरीबों में बांट देना, आपको दुआ और उनको खुशी मिलेगी। इतना बोलकर ग्रीटी अपनी जोकर की ड्रेस लेकर वॉशरूम में जाकर उसे चेंज कर लेती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी हैरी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसकी बीती जिंदगी के लम्हों के बारे में उससे पूछने लगता है। ऐसे में ग्रीटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी गुजरी यादों के बारे में सोचने लगती है। साथ ही अपने होठों पर झूठी मुस्कान लेकर बोलती है, मेरी जिंदगी के बीते कुछ लम्हे यूं ही इस झूठी मुस्कान की तरह है। मैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए कभी मॉल तो कभी बड़े बड़े घरों की पार्टियों में जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं एक मॉल में गई और वहाँ के गार्ड ने मुझे रोका तो मैंने उससे बोला, तू आज फिर आ गई?
सबको परेशान करने के लिए। तुझे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर मत आया कर, फिर क्यों आती है बता। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ दे भैया, हो जा फुल्ली फालतू। ये बोलकर ग्रिटी अपने बैग से केक निकालकर उस गार्ड के मुंह पर मार देती है और सीधा मॉल के अंदर भाग जाती है। गार्ड से बचने के लिए वो एस्केलेटर पर चढ़कर चली जाती है। वहीं गार्ड भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हुए एस्केलेटर पर चढ़ जाता है। तभी ग्रिटी उसी एस्केलेटर से नीचे उतर जाती है। जैसे ही गार्ड उसे पकड़ने के लिए नीचे आता है तो वो वापस ऊपर चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर तक वो उस गार्ड को बहुत परेशान करती है और आखिर में जाकर वो गार्ड थक कर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी ग्रिटी उसके मॉल में एक ही गुब्बारा लेकर उसके कानों के पास जाकर फोड़ देती है और जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगती है। उसकी ये जोकरपंती देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूर खड़ा हुआ 60 वर्ष का आनंद नाम का एक व्यक्ति उसे ये सब करते हुए देख लेता है। तभी गार्ड फिर से उठ खड़ा होता है और उसके पीछे भागने लगता है और ग्रिटी के सामने आकर उसे रोकने के लिए खड़ा हो जाता है कि तभी आनंद उनके पास आता है और अपने हाथों से इशारा करके गार्ड को जाने के लिए कह देता है। गार्ड भी उसका इशारा मानकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद आनंद ग्रिटी को साइड में ले जाकर उससे कहता है, मैं इस मॉल का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे लिए काम करो। करना पसंद करोगी? साहब, मैं तो एक जोकर हूँ, मेरा तो काम ही है रोते हुए लोगों को हंसाना। तो मैं आपके इस मॉल में कैसे काम कर सकती हूँ? मैं तो बस अपनी जोकरपंती से सबको हंसा सकती हूँ। यही तो तुम्हारी कला है कि तुम रोते चेहरे को भी हंसा सकती हो। किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अब इस तरह से तुम मॉल में ना आओ। अब तुम शान से मॉल में आकर सबका मनोरंजन करना और कभी कभी पार्टी वगैरह में भी अपनी एक्टिंग करके दिखाना। इस तरह आनंद सर ने मुझे अपने मॉल में काम पर रख लिया। सर बहुत अच्छे थे, पर वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के दुश्मन भी होते हैं। और ऐसे ही एक रोज उनकी 35वीं शादी की सालगिरह पर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया लोगों का मनोरंजन करने के लिए। पार्टी में मास्क थीम था। मैं हर बार की तरह उस पार्टी में गई और अपनी जोकरपंती से सबको हंसाना शुरू कर दिया। ग्रिटी उस पार्टी में एक लेडी के पास जाती है। वो कभी उस लेडी को गुदगुदी करती है तो कभी उसकी नाक खींचती है और इस तरह से उसे बहुत परेशान करती है। कभी वो अपने चुटकुले सुना कर लोगों को हंसाती है और सभी को बहुत एंजॉय करवाती है। ऐसा करते करते वो एक आदमी के पास पहुंच जाती है। तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और वो उस आदमी की बात सुनती है जो फोन पर किसी से धीरे से बात कर रहा होता है और बोलता है, मेरे हाथों में सेठ की तिजोरी की चाबी आ गई है। अब बस कुछ ही दिनों में ये सेठ करोड़पति से रोडपति बन जाएगा और हम रोडपति से करोड़पति। उस आदमी की ये बात सुनते ही ग्रिटी जल्दी से अपने मालिक आनंद को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन आनंद उसे नहीं मिलता। और जब उसको आनंद नहीं मिलता तो वो खुद ही अपने मालिक की जमा पूंजी को बचाने के लिए लॉकर के पास चली जाती है। तो देखती है कि वो आदमी अपना चेहरा छुपाकर पहले ही लॉकर खोल चुका है। तभी ग्रिटी उसकी असलियत सभी के सामने लाने के लिए उसे पकड़ती है, लेकिन वो आदमी उसे धक्का देकर खिड़की से भाग जाता है। और जब ग्रिटी उस लॉकर को बंद कर रही होती है तभी सर की आवाज सुनकर आनंद और बाकी कुछ लोग भी वहां आ जाते हैं। साथ ही घर की लाइट भी आ जाती है। इतना ही नहीं, जमीन पर नोटों की गड्डियां भी गिरी हुई होती है और ग्रिटी के हाथ में लॉकर की चाबी भी होती है। उसे इस तरह देखकर सबको यही लगता है कि वो अंधेरा का फायदा उठाकर यहाँ पर चोरी करने आई थी। ये सब देखकर आनंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो ग्रिटी से कहता है, तुम तो ईमानदार लड़की थी ना, जो लोगों में बस खुशियाँ बांटना चाहती थी। तो आज से तुम में ये बेईमानी कहाँ से आ गई? अरे अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे बोल देती ना। तुम्हें अपने मालिक पर जरा भी विश्वास नहीं था। साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैंने चोरी नहीं की। मैं तो बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम हमेशा सबको हंसाती हो अपनी जोकरपंती से, पर आज तुमने मुझे रुला दिया, मेरा यकीन तोड़ दिया। बहुत अच्छा तोहफा दिया है तुमने मेरे यकीन का। बस फिर क्या था,
वहाँ खड़े किसी भी इंसान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और ना ही मुझे कुछ कहने का मौका दिया। बस पुलिस को फोन किया और चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे 5 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। तो अब तुम क्या करोगी, कहाँ जाओगी? मैं क्या करूँगी? मैं फिर से अपनी जोकरपंती शुरू कर दूंगी और लोगों में खुशियाँ बांटूंगी, क्योंकि जोकर का तो काम ही है रोते हुए लोगों को हंसाना और उनमें खुशियाँ बांटना। अच्छा, तुम नहीं चाहती कि जिसने ये सब किया है उसको सजा मिले? जी नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है और वो तुरंत उस आवाज को सुनते ही उसे पहचान लेती है और एक बार फिर से जेल के दरवाजे से ही घूमकर दोबारा हैरी के पास जाती है और उससे बोलती है, साहब, मेरे गुनहगार यहीं पर है। मैंने उसको कभी देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उसकी आवाज अभी सुनी है। मैं उसे पहचान सकती हूँ उसकी आवाज से। ग्रिटी की ये बात सुनते ही हैरी जल्दी से कुछ हवलदारों को बुलाकर दरवाजे पर खड़े सभी गार्ड्स को और वहाँ के आसपास के खड़े सभी आदमियों को अंदर बुला लेता है। साथ ही ग्रिटी की आंखों पर पट्टी बांधकर एक एक आदमी को बोलने के लिए कहता है। जैसे ही ग्रिटी एक आदमी के पास जाती तो वो इंसान बोलना शुरू कर देता। साथ ही ग्रिटी उसकी आवाज पहचानने की कोशिश करती, जिसमें से एक गार्ड की आवाज को वो पहचान लेती है और हैरी से बोलती है, यही है वो इंसान, यही है जिसकी वजह से मैं 5 साल सलाखों के पीछे रहकर आई हूँ। वो शख्स उसकी बात सुनते ही ग्रिटी को पहचान लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी उसे पकड़ लेता है और जब ग्रिटी अपनी आंखों पर से पट्टी हटाती है तो वो देखती है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आनंद के मॉल का वही गार्ड है जो कि ग्रिटी को मॉल के अंदर जाने से रोका करता था। उसे देखते ही ग्रिटी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। आनंद जी कितने अच्छे हैं, उन्होंने तो हमेशा सबका भला चाहा था। हैरी उस गार्ड को पकड़कर जेल में डाल देता है, जिसके बाद ग्रिटी के ऊपर लगाए गए सभी इल्जाम हट जाते हैं। इन सब के बाद जब आनंद को पूरा सच पता चलता है तो वो ग्रिटी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ग्रिटी भी बिना किसी शिकायत के अपने मालिक को माफ कर देती है और एक बार फिर उनके साथ में मिलकर जोकर बनकर लोगों को खुशियां बांटना शुरू कर देती है। कुछ ही समय के बाद आनंद एक बहुत ही अच्छा सा लड़का देखकर ग्रिटी की शादी करवा देते हैं और खुशी खुशी उसे अपने घर से विदा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।